जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाखिर मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छट गए हैं। बरसों की सियासी दुश्मनी और कशमकश अपने अंजाम को पहुँच गई। पाकिस्तान ने अनथक मेहनत की और वो मेहनत रंग ले आई। इस्लामाबाद की ज़बरदस्त सिफारतकारी ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर असूली इत्तफाक हो गया है। वाशिंगटन और तेहरान दोनों इस अमन डील की बाज़ाब्ता दोनों ने तस्दीक कर दिया है। दोनों ममालिक ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर दुनिया को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन का तारीखी संगे मील अबूर हो गया और अमन का सूरज तुलू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तारीखी तकरीब की जो मेज़बानी है कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान कर रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम किया और पाकिस्तान के सालसी के किरदार को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा जा रहा है। इस पूरे मौज़े के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिन रात की कोशिशें शामिल हैं, जिनकी स्ट्रेटेजिक महारत की दुनिया मुतरफ हो चुकी है और यही वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल टॉप ट्रेंड बने हैं। इसी तमाम सूरत हाल से मुतालिक आज हम एक्सपर्ट से पहला बड़ा सवाल रख रहे हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि अब ये इस मुआहदे से एक तो पहला जो बुनियादी सवाल मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के फैक्टर को सामने रखते हुए वाकई मुस्तकिल अमन कायम हो पाएगा? क्या इसराइल इस डील को हज़म कर पाएगा? और जो पाकिस्तान ख़ास तौर पर ये जो कामयाब सिफारतकारी, पहले भी हम इस पर बात करते रहे और अब मेज़बानी भी करने जा रहा है जो फाइनली एक मुआहदे की जिस पर दस्तखत होने जा रहे हैं, तो क्या सिफारती तौर पर पाकिस्तान हासिल कर पाएगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्पॉयलर्स होते हैं। सबसे बड़ा स्पॉयलर इजराइली है कि जब उसको ये पता चल गया था कि बस अब अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उससे पहले उसने, आप देख लें, लेबनान पे हमला किया और बीच में ऐसा लगा कि शायद ये फिर कई चीज़ें डीरेल ना हो जाए। लेकिन बड़ा पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, और पूरी दुनिया ऐसे ही मुतरफ नहीं है। एक ऐसा मुल्क, छोटा मुल्क, जिसके बारे में अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा जब इंडिया से उनके वज़ीर आज़म साहब ये फरमाया करते थे कि पाकिस्तान से तो अब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। गोया वो ये कहते थे कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि उससे बात की जाए। वही पाकिस्तान अब इंडिया की औकात नज़र नहीं आ रही इस स्टेज तक। कल ज़ाहिर है हालात क्या हों, चेंज हो जाए, वो डिफरेंट बात है, लेकिन आज की तारीख तक पाकिस्तान ने ये जो रोल प्ले कर दिया है, हम बहुत सी चीज़ों को बिला वजह वो तारीखी कह देते हैं, लेकिन ये लिटरली एक तारीखी काम है जो पाकिस्तान ने किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आज चूँकि नेशनल असम्बली में ख़िताब करते हुए ज़्यादा क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब को दे रहे थे। वो कह रहे थे दिन रात उन्होंने इस पर काम किया, तो इसलिए ज़ाहिर है जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो हम फिर कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी फील्ड मार्शल का सबसे ज़्यादा रोल नहीं था इसमें। और वो लास्ट आपको याद होगा जब मोहसिन नकवी साहब ईरान गए थे, तो उस वक्त स्पेशली ये मैसेज दिया गया था कि फील्ड मार्शल का खसूसी पैगाम लेके वो जा रहे हैं। इस पर तनकीद भी होती रही कि जी वो बज़ाहिर इसाक़ साहब को इसमें होना चाहिए था या किसी और को, लेकिन ज़ाहिर है दुल्हन वही जो पियामन भाई, जब वो मोहसिन नकवी साहब को ज़िम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई। इजराइल के लिए सबसे मुश्किल है इस मुआहदे को हज़म करना। अभी चले जुमे को दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन स्टिल बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं दुआ, जिन पे ज़ाहिर है वक्त के साथ चीज़ें होती रहेंगी। अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई है इस जंग में, तो ये गलत नहीं होगा। ईरान लेके आया डोनाल्ड ट्रंप को उस स्टेज तक। हाँ, ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का भी जो स्टांस था उसको सॉफन करने में बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि वहाँ भी ज़ाहिर है आपको पता है हार्डलाइनर्स तो हैं बिल्कुल जो नहीं चाह रहे थे कि ये मुआहदा हो। इसी तरह अमेरिका में भी थे। तो पाकिस्तान का रोल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ उन्होंने उस आग को ठंडा करने की कोशिश की जो लगी भी थी। और ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस मुआहदे से फ़ायदा होने जा रहा है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की मईशतें बर्बाद हुई पड़ी थी। इवन अमेरिका की मईशत का बहुत बुरा हाल है, वहाँ वेजेस कम हुई हुई हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उनकी स्टॉक मार्केट गिरी हुई है,
ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा था। ज़ाहिर है इसको अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। मैं सिर्फ एक अपील के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो 268 रुपए का पेट्रोल वापस लाओ, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। अचीवमेंट बहुत बड़ी है आपकी, हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट काम है कि वो भी कर दें, तो ये कौम यकीनन दुआएं देगी आप। सही जी। आमिर साहब क्या पाकिस्तान इस हद तक फ़ायदा उठा सकेगा जो अभी जिस पर अपील पे इख्तिताम किया अयाज साहब ने, और जो बुनियादी सवाल हमारा मुस्तकिल अमन कायम हो पाएगा इसराइल के फैक्टर को देखते हुए? और चूंकि ट्रंप का किरदार बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और अभी मतलब कल की ही बात कर लें तो ऐसी ट्वीट्स आती रही ट्रंप की तरफ से जैसे कि वो चाह रहे थे कि दोबारा जंग शुरू हो जाए, फिर वो ये भी चाहते थे कि किसी तरह से मैं बच भी जाऊं और मेरा क्रेडिट भी बरकरार रहे और ये हमारा कोई मुआहदा और डील भी हो जाए। तो क्या ये खास तौर पर ये जो डील है ये कोई कामयाबी ट्रंप की कहनी चाहिए, ये सियासी मजबूरी है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन मैं तो पेश करता हूँ कि जिस टीम वर्क से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अमन का पैगंबर होने का साबित किया और हमें दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने का जो इल्ज़ाम इंडिया लगाता था वो इंडिया पे ऑलरेडी लग चुका था और साबित हो चुका कि किस कदर इररेलेवेंट हुआ, कि वहाँ चीख मची हुई है इस वक्त जो मुसलसल ईरान पे हमने सालसी की। और जब प्राइम मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम ही मेज़बान होंगे, जो मुफाहमती यादाश्त हो रही है वो इस्लामाबाद के नाम से हो रही है, तो बहुत सारे दुश्मनों के वो कहते हैं ना सीने पे मूंग दलने के लिए तो ये भी काफ़ी है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपने किसी भी इत्तेहादी साथी मुल्क को नहीं छोड़ा। इसमें यह नहीं हुआ कि हम खुद ब खुद चल रहे हैं या हमने कोई चीज़ लीक की हो। आप चाइना देख लें, आप सऊदी अरब देख लें, तुर्की देख लें, ईरान के साथ तो ज़ाहिर बातचीत हो रही थी, कतर है, तुर्किया है, सारे ममालिक को, मिस्र को लेके हम चलते रहे और सब के साथ बात की। मसला कैसे था कि यूरोप यूक्रेन जंग की वजह से, यूक्रेन रशिया की जंग की वजह से पहले ही बहुत मुश्किल में था और नेटो ने बिल्कुल इनकार किया सदर ट्रंप की धमकियों, लालच, तरगीब की वजह के बावजूद कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए हम कोई अलग से फार्मूला बरतानिया और फ्रांस बना लें। आज इटली की तरफ से भी आवाज़ आ रही है, स्पेन की तरफ से भी आ रही है कि नहीं, हमें एक मैकेनिज़्म बनाना होगा। ऐसे में जब इसराइल सबूताज कर रहा, उसके साथ यूएई की ज़ाहिर है एक सिफारती कोशिशें मौजूद है, वो उनके ऊपर हमले भी हुए जवाबन ईरान की तरफ से, और इंडिया तो ज़ाहिर है जो इंडिया और मोसाद रहा और मोसाद तो मिलके ईरान में काम कर रहे थे। अब पहली बात तो ईरान को समझने की है कि जैसे उन्होंने अभी भी बीच में चाह बहार की ऑफ़र की थी इंडिया को कि वो कहाँ खड़े होना चाहते हैं। अमन होना चाहिए, अमन कायम होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन का मामला है वो भी हल होगा, तेल का मसला भी हल होगा, और पूरी दुनिया के लिए राहदारी खुल रही है, खुलने जा रही है, जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी हुई है। तो ऐसे में जो नया सिक्योरिटी ब्लॉक बनने की तवक्को आ रही है वो है सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्किया। उसके अंदर अगर ईरान शामिल हो जाए और वो अपनी उन पुरानी गलतियों से पीछे हटे जो वो इंडिया के साथ मिलकर करता रहा, और नतीजतन पिछले साल जून में पहले उनके जो जितने फौजी जर्नैल थे बड़े टॉप के और जो एटमी साइंसदान थे वो शहीद हुए, और वो सारी की सारी साजिश रा और मोसाद की मिल के मुखबरी से हुई। और इस दफ़ा भी उनके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, उनकी क़यादत को शहीद किया गया, और जो कुछ हुआ उनको होश के नाखून ले लेने चाहिए कि अपनी उस कौम को दोबारा ठीक करें, इकट्ठा करें जिसको तबाह करवाया इन्होंने ज़िद से अपनी। ये बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर बात है कि अब उन्हें जो प्रॉक्सीज हैं उनकी बजाय अपनी कौम को ठीक करना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, और जो मुल्क इनके साथ चले हैं अब बातचीत में, देखें ना कतर बराह रास्त भेजता रहा, पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर सिग्नल दिया था ईरान को कि हम आपके साथ खड़े हैं, दुनिया में जहां आपके ऊपर जारियत हो रही है बात कर रहे हैं, लेकिन आप सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेंगे जवाब में। और ईरान को ये बात समझ आ गई थी कि हमारा उनके साथ जो दिफाई मुआहदा है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अगला ब्लॉक यही होगा कि ना तो अमेरिका फौरन चाहेगा कि वो 11 अड्डे अपने उनको छोड़ के और भाग जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वहां पे भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने कदम जमाए रखें, और ना इसराइल चाहेगा कि ये हो जाए, ना इंडिया चाहेगा, जो लोग उनके हमदर्द है वो नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान रशिया और चाइना के
साथ मिलके इन सब के साथ, जहां ईरान के साथ बातचीत कर रहा है वहां गल्फ के साथ एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक होना चाहिए। और हमारी जो कोशिश है अपने मुल्क में माशी तौर पे इस्तेहकाम के लिए, वहाँ की इन्वेस्टमेंट है, ऑयल रिफाइनरी की सऊदी अरब से जो ग्वादर में बातचीत हो रही है, कतर के साथ उनके रिजर्व की बात हो रही है। हमें अब बहरहाल एक तरफ जहाँ दुनिया में अमन का हमने क्रेडिट लिया है और बजा लिया है, कोई गलत नहीं है, हमने ठीक ठाक ऐसी सालिसी की है कि पाकिस्तान ने कोई चीज़ लीक नहीं की और दुनिया ने ट्रस्ट किया। लेकिन अब हमारी कौम का भी हक है कि हमारी लीडरशिप इस तरफ भरपूर तवज्जो करे। अयाज साहब ने तो एक सिर्फ पेट्रोल की बात की है ना, हमें उस लेवी से भी निजात चाहिए होगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस तो कम हो चुकी भी है, लेकिन उस लेवी से कैसे निजात मिलेगी वो तभी होगी जिस ट्रंप के जो हमारा नाम लेते हुए नहीं थकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का, हमें अब बराह रास्त बात करनी होगी कि IMF को समझाएं कि हमारे साथ आप भी आगे चले तजारत में और दुनिया भी चले, क्योंकि फिर ही हम ये सारा कुछ करके इसके फ्रूट्स ले सकें। सही जी। फैसल साहब, कितना बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान का इस अमन वायदे को, और वही जो हमारा बुनियादी सवाल जिस पे पहले भी बात हुई, इजराइल के फैक्टर में क्या इसको कहा जा सकता है कि ये मुस्तकिल अमन कायम हो पाएगा इस मुआहदे के बाद? और पूरे मंजरनामे में देखा जाए तो पाकिस्तान आलमी सतह पर क्या फ़ायदा उठा सकता है? एक तो ना आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं ख़त्म हुई, हम सब लोग भी जो है ना बिलवास्ता बिलावास्ता जो है वह जंग का हिस्सा बन चुके थे। जंग के असरात जो है वो हम तक आ रहे थे, और ये जंग अगर बंद हुई तो उसके असरात भी, जब पहले नेगेटिव असरात आ रहे थे, अब मुस्बत असरात जो है वो आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट पे आ रहे हैं, ऑयल की प्राइस जो है वो गिर रही है। गालिब इम्कान यही है कि महंगाई, उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई भी जो है वो कम होगी। पाकिस्तान के दुनिया में जो है वो एक साख बनी है, और ये अपनी नौयत का एक बड़ा, शायद मेरे जितना याद पड़ता है, अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या होगा कि किसी और मुल्क में कोई एक इस सदी की और कई सदियों की एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है, और उसका मेज़बान जो है वो पाकिस्तान होगा। ये भी बड़ी एक मुनफरिद एक जो है ना एक वाक़या हुआ है। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त में, वक़ार में ना गैर मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर हम देखें तो कभी पाकिस्तान को दुनिया में ये शायद रुतबा नहीं मिला जो इस वक्त जो है खुदा पाक ने जो है इस कौम को दिया है। इसमें जिसकी भी काबिशें वो अपना फ़ौज के सरबराह हों, वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, और हम सबको जो है उनको खुले दिल के साथ जो है वो खराज तहसीन जो है ना पेश करना चाहिए। और ये लोग अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं करते तो शायद ये कौम ये दिन नहीं देखती। तो ये क्रेडिट बराल जो है इस हुकूमत का और इस फ़ौज का है, इसको जो है बिल्कुल डायरेक्टली बराह रास्त इसका क्रेडिट जो है वो हमें किसी किस्म की कंजूसी किए बगैर जो है वो देना चाहिए। ट्रम्प जो है बिल्कुल फंस चुका था इस जंग के अंदर। ट्रम्प तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। अमेरिका को तो अब पाकिस्तान के ना पैर धो के पीने चाहिए। ये तो इससे कम पे तो बात अमेरिका में थोड़ी बहुत भी अगर वो है उसके अंदर कोई एहसास है तो पाकिस्तान ने अमेरिका को जो बचा लिया, वरना ईरान ने अस्करी मास पे और सफारती मास पे दोनों माजों के ऊपर अमेरिका को जो है वो चारों शाने जो है वो चित कर दिया। देखिए मादी एतबार से हो सकता है कि ईरान का नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ हो, लेकिन अमेरिका की जो है वो बन मुट्ठी का बरम ख़त्म हो गया। दुनिया ईरान को इतना ताकतवर मुल्क नहीं समझती थी जितना आज समझती है। दुनिया ईरान जो है इस खित्ते की, इस दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आया, और ऐसी ताकत के तौर पे सामने आया जिसने दुनिया की एक सुपर पावर को, एक गुंडे को, बदमाश को, वो सिर्फ सुपर पावर नहीं बदमाश है, गुंडा था अमेरिका, उसने उसकी बदमाशी को जो है बिल्कुल जो है ना लगाम लगा दी। अब अमेरिका के लिए भी जो है दुनिया में बदमाशी करना जो है ना वो इतना आसान नहीं होगा। लोग जब अमेरिका किसी को धमकी देगा तो लोग ईरान की मिसालें देंगे कि जो अशर ईरान ने तुम्हारा किया था वही अशर जो है अमेरिका का जो है वो दोबारा होगा। ये ईरान की जो है बड़ी एक जो छुपी हुई सलाहियत थी, खिलाफ तवक्का जो ईरान ने जो अपनी इस कुव्वत का जो है मुजाहरा किया। फिर सिफारती मास पर मतलब ट्रम्प का बस नहीं चल रहा था कि एक वक्त तो ट्रम्प ने ये भी बोल दिया, वो ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे थे तो वो इतनी खुशफहमी का ट्रम्प साहब शिकार हो गए, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि उनका वक्त जा रहा है, तैयारी हो गई, जहाज दिखा दिए लोगों ने। उन्होंने बोला भाई हम तो ऐसे ही आए थे, यहाँ से उन्हें खाली कुवैत या कतर की तरफ चले गए थे। तो सिफारती मास के ऊपर भी जो है ईरान ने अमेरिका के इसका जो कह रहे कचूमर बना के रख दिया। हैरत अंगेज तौर पे जो कहते हैं ना ये हज़ारों साल की जो तहजीब है, उस तहजीब की जो लर्निंग थी वो हमें ईरान की मौजूदा जो लीडरशिप है वो उसके अंदर जो है हमें नज़र आई। अमेरिका मर्ग बर्ग का जो नारा है, जो आप ईरान अगर जाएं तो तेहरान की और जितने भी ईरान के शहर हैं वो आपको जगह जगह वहाँ पे दीवारों के ऊपर जो है नज़र आता है। तो उन्होंने उसकी तैयारी की भी थी, उन्होंने अपनी नारे को जो है
वो अमली जामा पहनाया है। ये एक बहुत बड़ी ईरान की जो है वो अचीवमेंट है। अगरचे नुकसान ईरान का है, उनकी मरकज़ी लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई, उनकी रूहानी लीडरशिप जो है वो चली गई, लेकिन उनकी जो तरबियत थी, जो उनकी सलाहियत थी, वो भरपूर तौर पर जो है सामने आई। अब सबसे अहम सवाल जो है जो हर पाकिस्तानी उठा रहा है कि हमारी वाबा तो बहुत हो गई, गैर मामूली वाबा हो गई, अमली सम्राट इसके कब आएंगे? अमली सम्राट चाहिए। अगर अमली सम्राट नहीं आते तो फिर ये आपकी वाबा को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये हुकूमत करने वालों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि हमें इस वक्त बैरून मुल्क से क्या लेके आना है और पाकिस्तान की माशी पॉलिसी को जो है वो कैसे बेहतर करना है। इनको अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो है, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक नया सफ़र जो है वो इस माहदे के बाद जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। क्या आपको लगता है अब ये मुआहदा, एक तो ख़ास तौर पर जो पहली बात पाकिस्तान का कितना बड़ा क्रेडिट आप समझते हैं मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा? और अगर देखते हैं आलमी मंजरनामे में जिस तरह बात भी हो रही है, इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है? नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, ये जंग हम पहले दिन से कहते रहे कि ये जंग इजराइल की जंग थी, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका से ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था। और मेरे ख्याल में इसी वजह से बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस को नहीं कन्विंस कर पाई कि ईरान से कोई अमेरिका को कोई ईरान से ख़तरा था या है। तो इजराइल तो कोशिश करेगा, उसने सुहाने ख्वाब दिखाए ट्रंप को कि एक वॉक ओवर उसको मिलेगा, जिस तरह से वेनेजुएला में वॉक ओवर मिला, इसी तरह से एक वॉक ओवर मिलेगा ईरान में। आप आ जाएं और वहाँ पे तो लोग भी तैयार खड़े हैं और हमने जो है ऊपर की क़यादत को ख़त्म करना है और लोगों ने उठ खड़े होना है और पहलवी के बेटे को ला के जो है आप इंस्टॉल करेंगे, एक अपनी पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे बना देंगे और एक इजराइल का वो जो ख्वाब है पूरे रीजन में अपनी चौधराहट का वो पूरा हो जाएगा। ट्रंप तो आए थे वही एक क्विक विक्ट्री के लिए कि भाई आएंगे और जो ख्वाब उसने दिखाए वो हो जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जंग तवील हो गई। इस तवील जंग में एक तो वो जो गलत इंटेलिजेंस शायद इजराइल ने अमेरिका को दी थी, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ईरानियन कौम की रेजिलियंस जो है वो फ़कीर मिसाल मेरे ख्याल में वो रेजिलियंस उन्होंने दिखाई कि अपनी टॉप लीडरशिप ख़त्म होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इतने दिन तक जो है वो 100 दिन तक इसको खींचा और वो लड़ते रहे। अच्छा, इसमें अब बात सामने ये आ रही है कि जी कौन जीता कौन हारा, तो क्लियरली विनर जो है वो ईरान है, क्लियरली विनर जो है वो पाकिस्तान है, क्लियरली लूजर जो है वो अमेरिका है और क्लियरली लूजर जो है वो इजराइल है। वो कैसे? देखिए, जो ऑब्जेक्ट अभी सामने जो डील की कुछ चीज़ें सामने आई हैं, ऑब्वियसली पूरी डील की जो मुख्तलिफ आवाज़ें और मुख्तलिफ शोर सुनाई देता है कि डिफरेंट चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक हैं। उनमें एक तो ये है कि जी हुर्मुज़ को खोला जाएगा। तो हुर्मुज़ तो पहले से खुला था, वो तो आपकी जंग के नतीजे में बंद हुआ, तो आप इसके खोलने को कैसे अपनी विक्ट्री जो है वो अमेरिका कहेगा। दूसरी बात ये कि जी अब ईरान कमिटमेंट कर रहा है कि वो कभी बॉम्ब नहीं बनाएगा, तो उसने तो पहले कमिटमेंट की थी, जो ओबामा के दौर में 2015 में जो डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसमें तो ईरान ने कमिटमेंट की थी कि जी उसने बॉम्ब नहीं बनाना, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना, उसने तो इनरिचमेंट को एक लेवल पे रखने के लिए जो है वो बात की थी। फिर तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि जी आपने वहाँ रिजीम चेंज करनी है, ना रिजीम चेंज हुई, ना आप उससे कोई कंसेशन ले सके ईरान से, और फिर एंड में आके हुर्मुज़ जो जंग से पहले खोला था उसके खोलने को आप कह रहे हैं कि जी हमारी ये जीत है। तो अब क्लियरली ईरान ने सस्टेन किया दो मेजर मिलिट्री पावर्स को, एक ग्लोबल और एक रीजनल मिलिट्री पावर्स को
सरवाइव करके, उनकी कंबाइंड मिलिट्री पावर को सरवाइव करके उसने जीत ली ये जंग, अपनी टांग पे जंग जीती। अगर ये डील ने इतना अरसा लिया तो इसका मतलब है कि ईरान कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था। और अभी भी जो उसको रिलीफ दिया जा रहा है कि जो सैंक्शन रिलीफ दिया जाएगा, जो उसके एसेट फ्रीज हुए हैं, जो उसके अरबों डॉलर फ्रीज हुए हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। तो देखें, मुझे फिर बताएं कैसे क्लियरली ईरान जो है वो विक्टर नहीं है, वो फाते नहीं है इस जंग का। डिप्लोमेटिकली उसने अपने आप को साबित किया, उसने मिलिटरीली अपने आप को साबित किया कि वो एक बड़ी पावर है और वो दो बड़ी पावरों के साथ जो है टक्कर लेके भी वो सरवाइव कर सकता है। इजराइल दूसरी तरफ वो क्यों लूजर है? देखें, उसका तो ये ख्वाब था, उसने बारहा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये बावर करवाने की कोशिश की थी, उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ईरान के खिलाफ आए, कोई भी नहीं आया। तो उसका तो ख्वाब पूरा हुआ कि उसने अमेरिका को इस जंग में धकेल दिया। और कल मैं कहीं सुन रहा था कि ओबामा ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं ओबामा, उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ भी ट्रंप ने किया, ये ट्रंप जो है वो एज ए लूजर ही सामने आया, क्योंकि वो डील जो हमने अपने दौर में की थी, इसको वापस ट्रंप को उसी जगह आना पड़ेगा और बात उसी जगह आ रही है। सही। इजराइल जो है उसका वो ख्वाब जो है पूरा नहीं हुआ कि वो ईरान में रिजीम चेंज कर सके, वहां अपनी मर्जी की जो है वो गवर्नमेंट ला सके। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो जो इब्राहिम अकॉर्ड जो था, कि जो जंग से पहले ट्रंप के पहले दौर में वो इब्राहिम अकॉर्ड से जिस तरह से यूएई के साथ ताल्लुकात इजराइल ने नॉर्मलाइज किए, जिस तरह से बहरीन ने नॉर्मलाइज किए, जिस तरह से सूडान ने किए, मोरक्को ने, तो वो बात तो ये चल रही थी कि ये शायद आगे सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों की तरफ बात जाएगी। लेकिन अब जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में इजराइल ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, मिलिटरीली वो ईरान को डिफीट नहीं कर पाया। तो लूजर क्लियरली ये दो हैं। और पाकिस्तान विनर क्यों है इसके साथ साथ कि पाकिस्तान जो कि डिप्लोमेटिक फ्रिंजेस पे था इस क्राइसिस से पहले, कि उसकी कहीं फिगर ही नहीं करता था वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसने आके दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। तो वो एक विक्टर है, वो फाते है, ईरान फाते है, और अमेरिका और इजराइल जो है वो लूजर हैं। जी इलियास साहब, पाकिस्तान ने एक बड़ा नाम देखिए पाकिस्तान का आया है, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपना नाम जिस तरह सब कह रहे हैं कमाया, और बड़ी पाकिस्तान की एक बहुत सफारती बड़ी कामयाबी है। ये दुनिया भर इस बात को मुतरफ है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपना किरदार अदा किया, जिस तरह नसीबो फराज आते रहे, लेकिन अमेरिका को इसमें बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि अमेरिका ने हर तरह से दबाव की कोशिश की, अपने असला भी इस्तेमाल किया, अपना हर तरह का इस्तेमाल करके देखा उसने, लेकिन ईरान ने टस से मस नहीं, आपने कि वो हार नहीं मानी। और देखें आपने, उन्होंने माशी तौर पर दबाव डालने के लिए अबाए हुर्मस वगैरह को जो बंद किया, इससे सबसे नुकसान किसका हुआ? खलीजी ममालिक का हुआ, अमेरिका का अपना हुआ। अमेरिका को देख लें, वो इस बारे में कहा जा रहा है कि 29 अरब डॉलर का तो नुकसान उसको 11-12 दिन में हो गया था। तो अब जो मज़ीद जो नुकसान का जो फिगर आउट करते हैं, तो वो कहते हैं कि 80-90 अरब डॉलर का जो नुकसान है, जो इसमें उसने कोशिश की अपनी फ़ौजें लगा के रखी, तो वो जो नुकसान है वो इतना बर्दाश्त नहीं करता। उसकी इकॉनमी पर भी बड़ा प्रेशर आया, पेट्रोल गैसोलीन की भी कीमतें बढ़ गई, उधर लोगों पर इन्फ्लेशन जो आई जिस तरह आई, अगरचे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी आई, खलीजी ममालिक पर भी आई, सारा कारोबार एक रुक गया था। तो इसलिए दुनिया का एक प्रेशर था उस पर, वो ईरान की जंग इसराइल की जंग लड़ने के लिए आया था, और अब वो कह रहा है कि जी उसने स्ट्रेट हॉर्मस को खुलवा के अपनी जीत कामयाबी, वो चाह रहा था कि किसी ना किसी तरीके उसको लेबल मिल जाए कि उसकी बात तस्लीम कर ली, उस हार मान ली। जबकि ईरान की तरफ से जिस तरह का मौक़िफ़ आया है और जिस तरह दलेराना तरीके से उसने जंग लड़ी और इस तरह मौक़िफ़ दिया अपना, और ये उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो उसके आगे बेबस हो गई। अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी उसने जो बनाया था कि जी वो जीतेगा और इलेक्शन इस जंग को जीत के अपना एक बड़ा करेगा, 1-2 दिन की जंग होगी। लेकिन जब जंग लंबी हो गई तो इसमें देखें इसराइल के साथ जो जिस तरह भी हुआ, तो इसराइल को उसको थोड़ा सा अपने साइड्स अलहदा करना पड़ा,
और इस जंग को लदा करके अमेरिका इस बैकफुट पर चले गया है। लेकिन ना ईरान की जानब से अभी भी कहा जा रहा है कि जी ये जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए। उसके जो फ्रीज की गई थी उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह या जो उसके असासे वगैरह तो वो खोलने चाहिए बिल्कुल ईरान के। पाकिस्तान के इसमें सबसे बड़ा मौका रहा जबकि सब ने उस पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान ने कहा कि तिजारत के लिए वो अपनी देता है कि बंदरगाहों पर जाके आके तिजारत करे। इसमें कई जो ममालिक हैं खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है मुस्तकबिल में कई खलीजी ममालिक को नुकसान होगा इसमें। और पाकिस्तान को इसमें है यही है कि वो पाकिस्तान को इसमें अपने बिजनेस को डेवलप करने के सबसे बड़ी तो गैस पाइपलाइन है उसके बारे में बातचीत क्योंकि लेकिन ये मुआहदों के बाद ही पता चलेगा कि इसको किस तरह फ्यूचर में पाकिस्तान इसको करता है। चलो ठीक है जी, पॉइंट आ गया कि क्या वाकई मुस्तकिल अमन कायम हो पाएगा और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान आलमी सतह पर क्या फ़ायदा उठा सकता है। अभी हम एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल वफाकी बजट के मामले पर गवर्नमेंट और इत्तेहादियों में जो लफ्ज़ी जंग है, हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये वाकई संजीदा तनकीद है या नूरा कुश्ती। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें वफाकी बजट के हवाले से जिस पर कौमी असम्बली में बहस जारी है। बजट के मामले पर इस्लामाबाद में भी सियासी जंग शुरू हो गई है। इस पर अपोजिशन से ज़्यादा गवर्नमेंट और उसके अपने इत्तेहादी आमने सामने हैं। अनोखी मंतक ख़ास तौर पर जो शर्मिला फारूकी ने भी कहा कि फ़ीस नौजवान के लिए 32 रुपये हैं, 40 का समोसा। MKM के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गिर तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि वफाकी बजट के मामले पर गवर्नमेंट और इत्तेहादियों में ये जो लफ्जी जंग है, क्या ये वाकई कोई संजीदा तनकीद समझते हैं आप या एक नूरा कुश्ती है? नहीं, इत्तेहादियों का तो वो आप समझ लें कि उन्होंने कहना ही होता है कि टाइम करना है, तकरीर करनी है, कल को रिकॉर्ड पे कहेंगे कि हमने ये काम कर दिया था। असल बात पूछने वाली उनकी है जो अपोजिशन में बैठे हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी है और उनके हमदर्द कहीं रुकता ही नहीं कि जी इतनी बड़ी पार्टी है पता नहीं क्या कर दिया। वो कहाँ है? वो कौमी असम्बली और सेनेट में क्या मुख्तलिफ दिखाएगी कोई बजट के ऊपर प्लान तकरीरें करा के अपने लोगों की कि रोने धोने के अलावा लोगों के जो आम आदमी के मसाइल हैं उनके ऊपर वो कितनी संजीदा तकरीरें करते हैं। अभी आपको पता है कि आशूरा मुहर्रम से पहले इन्होंने बजट 24 तक पास कराना है, ठीक है। अच्छा, क्या पीटीआई गवर्नमेंट को ये टफ टाइम देगी कि वो जो कटौती की तहरीक है बजट में हर मिनिस्ट्री पे लेके आए, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ उसने गवर्नमेंट को तंग किया और अपना पोजीशन का हकीकी किरदार अदा किया। इमरान खान ने उन्हें स्टैंडिंग कमेटियों से निकाला है, असेंबली से तो नहीं निकाला, सेनेट से तो नहीं निकाला, तो करके दिखाएं। अगर ये भी नहीं करते तो फिर बाकियों के ऊपर क्या बात करनी। फैसल साहब, आपके पास टाइम है, मुख्तसर लफ्जों में यही कहा जा सकता है कि जो ऐवानी नूरा हो वहाँ संजीदा कुश्ती कैसे हो सकती है। सही जी, पॉइंट आ गया आपका। कमाल जुमला जी इलियास साहब, देखिए जी इसमें बिल्कुल जो होते कोई संजीदगी कोई इजहार देख लें तो किसी की जानब नहीं तकरीर भी कैसे करें, एक जानब ये करें, बाइकाट करें, ये करें, तो इस तरह तो आप वो देख लें बिल्कुल ये इसको यही कह सकते हैं नूरा कुश्ती का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है इस तरह। देखें कोई इसमें है ही नहीं है, सब ने अपना हिस्सा लिया है, सब ले लू के चले गए। आवाम के हिस्से में कुछ नहीं आया, जो आम आदमी है उसके हिस्से में कुछ देखें कुछ उसको कोई फ़र्क पड़ा, उसके हिस्से में सिर्फ महंगाई आई है और वो महंगाई वो क्या करेगा, टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देंगे ताकि इनके अखराजात वगैरह सबके पूरे हो सकें। और तो क्या इसमें आप देखें इसमें कुछ नहीं नज़र आएगा। सही जी आया साहब, लेकिन बजट मंजूरी में कोई इशू पैदा हो सकता है, मतलब कोई मसला, कोई बड़ी मुश्किल या कोई एहतजाज बड़ा सामने आ सकता है? वो इजाज़त नहीं मिलेगी इसकी। वो ज़ाहिर है PTA की आपको पता ही है इस वक्त लीडरशिप इजाज़त के बगैर काम नहीं करती, तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस तरह को काम कर सकें। असल में शर्मिला फारूकी साहबा ये जो 32 रुपये नौजवान को दिए, इसका मतलब ये है कि वो समोसा खा के अपनी तबीयत ख़राब ना करे। ये तली हुई चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये गवर्नमेंट बिल्कुल चाह रही है कि नौजवानों की सेहत का इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखा जाए, इसलिए इस पे तनकीद ना करें, किसी और चीज़ पे कर लें आप। सही जी। नवीद साहब अब आपके पास थोड़ा टाइम है क्योंकि फैसल साहब ने बहुत ही मुख्तसर अपना बताई एक्सपर्ट ओपिनियन। नवीद साहब, अच्छा देखें तो एक नोरा कुश्ती के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट, आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में बैठ के हम कह रहे थे
कि जो असल पार्टी थी उसको इलेक्शन से बाहर करके दो पार्टियां जो कि माजी की अपनी एक दूसरे की जो है वो हरीफ थी, वो एक नोरा कुश्ती खेल रही थी आपस में कि वो एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजियां हो रही थी, तो उस नोरा कुश्ती के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट जो है वो तो है ही नोरा कुश्ती। और ये अब भी जो कुछ हो रहा है, देखें आप, इलेक्शन से पहले, इससे बजट से पहले हमने देखा कि जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं और बातें हो रही हैं, और जिस तरह से जो है वो NFC के शेयर को फ्रीज करने की बात की गई, ये सारी बातें ये तो तय हो चुकी थी ना। जब तय हो गई उसके बाद जो है वो बजट आ रहा है, फिर उसके ऊपर आप जो है वो बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपके दिल में दर्द है आवाम का? क्या नून लीग के दिल में आवाम का दर्द है? क्या पीपल्स पार्टी के दिल में आवाम का दर्द है? इनके दिल में आवाम का दर्द नहीं है। बेसिकली ये वही है जो खान साहब ने अब बात की कि एक गवर्नमेंट जो बनाई गई है, जिसको इंस्टॉल किया गया है, उसको बेसिकली जितनी इजाज़त दी गई है उतना ही वो काम करेंगे, ना ये जो है वो कोई रोड़े अटकाएंगे, ना जो है वो बजट के पास होने में कोई मसले मसाइल पैदा होंगे। ये एक जुबानी जमा खर्च है, ये इसी तरह से अवाम को दिखाने के लिए कि जी हाँ आपके लिए बात करने वाला कोई है, इससे ज्यादा जो है इससे ज्यादा ये संजीदा नहीं है। ठीक है नवीद साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।